गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की क्लास में अपन शुरू कर रहे हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले ये अपन समझते हैं ईएमआई का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अपन को ये समझना होता है। देखो, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये मतलब है कि अगर आपका बिजनेस कोई भी चीज़ बना रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसमें एनवायरनमेंट का ध्यान होना चाहिए। इसका सबसे बढ़िया अपन एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, पब्लिक बसेस वगैरह फ्री है। यानी कि अगर आपको कहीं ऑफिस जाना है तो आप उनका यूज़ कर सकते हो, आपको एकदम ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज फ्री में मिल जाएगी। सरकार ने ऐसा क्यों किया? वहाँ की गवर्नमेंट ने इसलिए किया ताकि एनवायरमेंटल कंजर्व कर सके, यानी कि एनवायरनमेंट डैमेज होने से वो बचा सके। ठीक है। अब जैसे कि मान लो एक बस में 15 से 20 लोग अगर ट्रेवल करेंगे तो उससे क्या होगा, अगर सेम लोग अगर 15 से 20 जने सब अपना अपना व्हीकल लेके जाएंगे तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा फालतू। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एनवायरमेंटल को बचाने के लिए सरकार ने एकदम फ्री सर्विसेज देने लग गई। ठीक है। वहाँ पे क्योंकि बस की सेवा फ्री में मिलती है, तो अगर आपको कहीं भी ऑफिस आना है जाना है तो आप फ्री में आ जा सकते हो। तो उससे क्या होगा, फालतू में पॉल्यूशन होने से बच जाएगा। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हो, पर इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। ये सारे जो भी एनवायरमेंटल के स्ट्रिक्ट रूल्स है वो फॉरेन में ज़्यादा अप्लाई होते हैं। ठीक है। अब अपन देख लेते हैं अपन को इस चैप्टर में क्या चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो अपन को सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, व्हाट इज़ ईएमआई। ईएमआई क्या, एक प्रोसेस है ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल कॉस्ट। यानी कि अपना एनवायरमेंटल कॉस्ट कितना हो रहा है उसका अपन क्या करेंगे, कलेक्शन एंड एनालिसिस करेंगे इन्फॉर्मेशन का। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका मेजर एरियाज फॉर द एप्लीकेशन फॉर ईएमआई दे रखा है, जैसे कि प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब इसका यूज़ कहाँ होगा, जैसे कि प्रोडक्ट प्राइसिंग में होगा। जैसे कि सरकार ने प्लास्टिक बैन कर दिया। अब सेम चीज़ अगर आप कोई भी जैसे किसी ने आपके शॉप से शर्ट खरीदी तो आप क्या करते थे, पहले प्लास्टिक की थैली में देते थे, बट बाद में प्लास्टिक बैन होने से क्या हुआ, अब आपको कपड़े की थैली में दूसरा मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। तो हो सकता है वो प्लास्टिक के कंपेयर में महंगा होगा, एक्सपेंसिव होगा। तो उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट प्राइसिंग थोड़ा सा बढ़ सकता है। बजटिंग, इन्वेस्टिंग, अप्रेजल। इसका क्या मतलब है, जैसे कि कई एरियाज है वहाँ, जैसे कि दिल्ली में आप मान सकते हो वहाँ पटाखे बैन है, तो कई कंपनीज वहाँ पर मैन्युफैक्चर वहाँ होते ही नहीं है पटाखे दिल्ली में। क्यों? क्योंकि हर साल पता है वहाँ बैन हो जाते हैं। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आप देख सकते हो कि उससे बिजनेस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। कई बिजनेस हो सकता है अब दूसरी जगह उनको शिफ्ट होना पड़ेगा करने के लिए। कैलकुलेटिंग कॉस्ट सेविंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। उसके बाद अपने पास आता है एनवायरमेंटल कॉस्ट क्लासिफिकेशन। अब कई तरीके से अपन क्लासीफाई करते हैं एनवायरमेंटल कॉस्ट को। सबसे पहला बेसिस है अपना जनरल इंटरनल एनवायरमेंटल कॉस्ट वर्सेस एक्सटर्नल एनवायरमेंट कॉस्ट। इंटरनल एनवायरमेंट कॉस्ट का क्या मतलब है, जैसे कि आप मान सकते हो वाटर वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट। हो सकता है आपकी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बन रहा है, उसमें कहीं बीच में कोई वेस्ट होता है तो आप उसको क्या प्रॉपर डिस्पोज कर रहे हो, कहीं ऐसे ही तो नहीं छोड़ रहे हो जिससे एनवायरनमेंट को डैमेज होए। कॉस्ट इनकर टू इम्प्रूव द सिस्टम एंड चेक टू अवॉइड वायलेशन। यानी कि आप बेस्ट इक्विपमेंट आप प्लेस करो ताकि कोई पॉल्यूशन नहीं हो। रेगुलेटरी कॉस्ट, कोई फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा भी दे रखा है कि कुछ मशीन्स है जिससे पॉल्यूशन होता है तो उस पर सरकार ने रेगुलेटरी कॉस्ट यानी कि टैक्स लगा रखा है, सेस लगा रखा है। अप फ्रंट एंड बैक एंड कॉस्ट, कई ऐसे एरियाज होते हैं जैसे कि माइनिंग, वहाँ उससे क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट को डैमेज हो सकता है, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। डीकमिशनिंग, यानी कि आप किसी एरिया में किसी लैंड पे आप अपनी हैवी मशीन को इंस्टॉल कर रहे हो। अब आप तो आपका काम हो जाएगा तो आप मशीन को इंस्टॉल रहने दोगे, फालतू ही मशीन को क्यों हटाओगे, क्योंकि कई बार मशीन हटाने में भी बहुत करोड़ों में खर्चा हो जाता है। ठीक है। जैसे कि ऑयल के केस में होता है, पेट्रोल डीजल के केस में होता है, वहाँ आप क्या करोगे, अगर सरकार डीकमिशनिंग से रिलेटेड रूल नहीं बनाएगी तो कंपनीज क्या करेगी, पेट्रोल डीजल एक्सट्रैक्ट कर लेगी, फिर उधर उस एरिया में उस लैंड एरिया में ख़त्म हो जाएगा तो कंपनीज उनको ऐसे ही लगे रहने देगी। क्यों? क्योंकि उसको हटाने के लिए भी खूब करोड़ों में खर्चा होता है। ठीक है। उसके बाद दे रखा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉस्ट।
इसका क्या मतलब है, दीज कोस्ट आर बोर्न बाय सोसाइटी। इसका सोसाइटी में इम्पैक्ट होता है, जैसे कि वाटर पोल्यूशन, एनर्जी वेस्ट, एमिशन ऑफ कार्बन, द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। अब मान लो जैसे कि आप वेल्डिंग का काम करते हो तो उससे क्या होता है, चिंगारी उछलती है। अब अगर आपके एम्प्लॉय के पास पूरे इक्विपमेंट्स नहीं है, हो सकता है उसकी आंखें खराब हो जाए, फिर आपको उसका इलाज करने के लिए पैसे देने पड़े। सॉइल ओरिजिन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, कई बार क्या होता है, जैसे कि आप राजस्थान में देख सकते हो, जहाँ एक ऐसा एरिया था जहाँ बहुत सारे पेड़ थे, तो सरकार ने क्या करा, वहाँ पे रूल वहाँ बिजनेस वाले लोगों ने क्या करा, उस एरियाज में से सारे फॉरेस्ट हटा दिए। तो उससे क्या हुआ, एनवायरनमेंट पे हैवी डैमेज पड़ा। अब इसके लिए कई रूल बने हुए हैं, जैसे कि अगर आप कोई फॉरेस्ट हरा भरा एरिया को आप यूज़ करते हो अपने बिजनेस में, यानी कि आप अपने बिजनेस के लिए फॉरेस्ट को पूरा हटा देते हो, तो उसको आपको सेम एरिया में आपको दूसरी जगह फॉरेस्ट लगाने, यानी कि फॉरेस्ट पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। उसके बाद है इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर लेवल। अब इसका अगर आपने ये सब सही से नहीं करा तो उसका क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर राइज होगा। उसके बाद एक नोट दे रखा है, इन्वर्स रिलेशन है बिटवीन इंटरनल एनवायरनमेंट कॉस्ट में एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉस्ट में। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन पहले ही इंटरनल एनवायरनमेंट पर ध्यान दे दें तो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एडवर्स इम्पैक्ट कम होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, आप पूरा फैक्ट्री में जो आपका वेस्ट है आप उसका प्रॉपरली डिस्चार्ज करते हो, तो उससे क्या होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर कम इम्पैक्ट पड़ेगा, कम एवरेज टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर का क्या मतलब है, जैसे कि आप देख सकते हो मार्च अप्रैल में, मई जून जैसी गर्मी पड़ती है। पहले के लोग क्या करते थे, बिना एसी के भी गर्मी निकाल लेते थे, बिना कूलर के। पर आजकल आप देख सकते हो इन रिसेंट ईयर्स, लास्ट 50 ईयर्स में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट का डैमेज हो चुका है। उसके सेकंड क्लासिफिकेशन दे रखा है, आप तो एक क्लासिफिकेशन 1 अपन ने पढ़ लिया। अब क्लासिफिकेशन 2 आता है, यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी नोन एज USEPA। USEPA का क्या मतलब होता है, जैसे कि इसमें अपन कैटेगराइज करते हैं 4 तरीके से कोस्ट को। एक होता है कन्वेंशनल कोस्ट। कन्वेंशनल कोस्ट क्या होता है, जैसे कि द कोस्ट ऑफ यूजिंग रॉ मटेरियल्स, यूटिलिटीज, कैपिटल गुड्स एंड सप्लाईज आर यूजुअली एड्रेस्ड इन cost accounting and capital budgeting but are not usually considered environmental cost. However, decreased use and less waste of raw materials, utilities, capital goods and environment friendly. इसका क्या मतलब है, आप अपने बिजनेस में ऐसे रॉ मटेरियल का यूज़ करो, ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज़ करो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। जैसे कि वही मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आप प्लास्टिक बैग की जगह क्लॉथ बैग का यूज़ करो। और फैक्ट्री में जो आपका हजार्डियस केमिकल्स निकल रहे हैं उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करो। ठीक है, या फिर अगर आप डीजल कार की जगह EV यूज़ करते हो तो उससे एनवायरनमेंट फ्रेंडली रह सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है पोटेंशियली हिडन कोस्ट। पोटेंशियली हिडन कोस्ट क्या होता है, द कोस्ट दैट मे बी ऑब्सकर्ड थ्रू ट्रीटमेंट एज ओवरहेड और R&D, डिस्टॉर्टेड थ्रू improper allocation to cost centers or simply overlooked. Simply means the cost which lose their identity in general overheads. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि फ़ोटोकॉपी मशीन में। फ़ोटोकॉपी मशीन में क्या होता है, चाइना जापान में आप देख सकते हो, वहाँ क्या होता है, सरकार ने ऐसा रूल बना रखा है, 5 साल यूज़ कर लो उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दो। क्यों? क्योंकि उससे एनवायरमेंटल बाद में उस पर कुछ इफ़ेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं रहते। तो उसमें क्या होता है, चाइना जापान में तो वो यूज़ कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, इंडिया में वो फ़ोटोकॉपी मशीन भेज देते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो इंडिया में उनको चीप रेट पे मिल जाती है सप्लायर्स को, और उनके लिए चाइना जापान वाले लोगों के लिए एनवायरमेंटल कंप्लेंसेस पूरे हो जाते हैं, उनके लिए डिस्कार्डिंग कॉस्ट भी उनको एक अच्छा भाव मिल जाता है, या क्योंकि वो सेल कर देते हैं। अपने इंडिया में तो इतना ज़्यादा रूल्स है नहीं कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड। उसके बाद आता है कंटिजेंट कॉस्ट। कंटिजेंट कॉस्ट ऐसी, कंटिजेंट का मतलब होता है या तो ये कॉस्ट होगी या फिर नहीं होगी, यानी कि कॉस्ट डेट मे और मे नॉट बी इनकर्ड एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। एग्जांपल है पेनल्टी, फाइन्स, लीगल एक्सपेंसेस। अब हो सकता है अब एनवायरनमेंट फ्रेंडली आपने कुछ इक्विपमेंट्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो हो सकता है अब बाद में जाके पेनल्टी इम्पोज हो जाए। उसके बाद दे रखा अपन को रिलेशनशिप एंड कॉर्पोरेट इमेज कोस्ट। इसका क्या मतलब होता है, सम एनवायरमेंटल कोस्ट आर लेस टेंजिबल और इनटेंजिबल बिकॉज दे आर इनकर्ड टू अफेक्ट सब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब होता है, कई कंपनीज इस पे भी अप्लाई कर सकती है, जैसे कि आप अपना पूरा
कंपनी या प्रोडक्ट को पूरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखो, यानी कि आपके प्रोडक्ट भी, हर प्रोडक्ट को आप ऐसा बनाओ जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो उससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे ब्रांड बन सकता है, आपका ब्रांड बिल्डिंग हो सकता है। फिर आप क्या करोगे, थोड़ा प्रीमियम भी प्राइस चार्ज करोगे एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स, तो भी लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्योंकि आपकी एक अच्छी इमेज बन जाएगी मार्केट के अंदर। उसके बाद अपन को दे रखा है क्लासिफिकेशन, थर्ड में दे रखा है, इसमें दे रखा है अपन चार तरह की कॉस्ट होती है, जैसे कि अपन ने चैप्टर 2 में देखा था। एक होता है प्रिवेंशन कॉस्ट होता है, एक होता है अप्रेजल कॉस्ट होता है, एक होता है इंटरनल फेलियर कॉस्ट होता है, और एक होता है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होता है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। सेम उसी तरीके से इसका इधर मीनिंग होता है। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होते हैं, जैसे कि पिकिंग पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, आप पहले से पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को इंस्टॉल करके रखो ताकि बाद में आप पे कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं हो। क्रिएटिंग एनवायरमेंटल पॉलिसीज़, आप पहले पॉलिसीज़ बना के रखो। एनवायरमेंटली ड्राइवन R&D, आप अपने बिजनेस में कुल मिला के इस तरीके से करो ताकि एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं हो और बाद में आपका कोई पेनल्टी भी इम्पोज नहीं हो। अप्रेजल कॉस्ट क्या होता है, आप उसको एक बार चेक कर लो। मॉनिटरिंग, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, रिपोर्टिंग, improved system and checks in order to prevent fines, penalties, regulatory compliances, performing contamination test, audit of environmental activities। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको बाद में कोई आपको पेनल्टीज ये सब आपको फेस नहीं करना पड़े। इंटरनल फेलियर कॉस्ट में क्या होता है, आप अपना जो स्क्रैप है उसको रिसाइकल कर लो, जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको आप डिस्पोज कर दो सही से, ठीक है। बैक एंड कॉस्ट इसमें आता है, सच एस डी कमीशनिंग कॉस्ट। एनवायरमेंटल एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, इसका क्या मतलब है, आपने एनवायरनमेंट को डैमेज कर दिया, अब आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। क्लीनिंग अप कंटामिनेटेड सॉइल, रिस्टोरिंग लैंड टू इट्स नेचुरल स्टेट, आप उसके लिए जो जो कर सकते हो वो आप कर सकते हो, करो। उसके बाद दे रखा है क्लासिफिकेशन 4 में दे रखा है द यूनाइटेड नेशंस डिवीज़न फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें दे रखा है दो तरीके से इसमें अपन क्लासीफाई करते हैं। एक तो होता है कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट और एक होता है कॉस्ट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, कैपिटल एंड लेबर, यानी कि आप कुछ ऐसे मेजर्स लो ताकि पॉल्यूशन प्रिवेंट हो सके, और इनएफिशिएंसीज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सेकंड में आपको बता रखा है जो भी आपका वेस्टेज आप उसको सही तरीके से ट्रीट करो। उसके बाद अपन को टेक्निक्स दे रखी है, टेक्निक्स यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन, पहला टेक्निक है इनपुट आउटपुट एनालिसिस, सेकंड है फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, फोर्थ है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इनपुट आउटपुट एनालिसिस क्या होता है, जैसे कि आप 100 क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो रॉ मटेरियल का, तो 90 क्वांटिटी बन रहा है फिनिश गुड्स का, तो आप 10 यूनिट्स क्या करो, प्रॉपर उसका जो आपका 10 यूनिट्स का वेस्टेज हो रहा है तो आप उसका प्रॉपर देखो क्या उसका सही से वेस्ट हुआ है। ऐसे ही तो आपने हर कहीं तो नहीं डाल दिया जिससे एनवायरनमेंट का नुकसान हो जाए। उसके बाद आता है फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग। फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मटेरियल लॉसेस इनकर्ड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन आर ऑल्सो रिकॉर्डेड, कहाँ का आपका वेस्टेज हुआ वो आप सब रिकॉर्ड करके रखो। उसके बाद आता है थर्ड आता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होता है, कैलकुलेट करके रखो ऑल एनवायरमेंटल कॉस्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू डिक्लाइन स्टेज, यानी कि आप पूरा प्रोडक्ट बना रहे हो वो जब से पैदा होगा जब से एंड तक, उससे अपना कितना एनवायरमेंटल कॉस्ट आएगा उसको आप कैलकुलेट करो एंड चार्ज कॉस्ट बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। अल्टीमेटली आपको उसका पैसा तो कस्टमर से ही लेना है, तो आप उस तरीके से आप क्लासीफाई करके रखो कौन से प्रोडक्ट पे कितना चार्ज करना है। उसके बाद आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसमें बता रखा है फॉर ऑल एनवायरमेंटल रिलेटेड कॉस्ट आइडेंटिफाई सूटेबल कॉस्ट ड्राइवर एंड चार्ज अकॉर्डिंगली, कौन सा किस पे चार्ज होगा इसके लिए अपन एक क्वेश्चन भी करेंगे। इसमें आप एलोकेट करते हो कॉस्ट को, ठीक है। इसमें दो दे रखे हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड कॉस्ट, दिस कैन बी डायरेक्टली अट्रीब्यूटेड टू अ जॉइंट कॉस्ट सेंटर, जैसे कि सीवेज प्लांट, इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। और एनवायरमेंटल ड्राइवन कॉस्ट, दीज आर रिटर्न इन द जनरल ओवरहेड्स एंड डू नॉट रिलेट डायरेक्टली टू अ जॉइंट एनवायरमेंटल कॉस्ट सेंटर। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि इंक्रीज डेप्रिसिएशन और हाई लेबर कॉस्ट, इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, इसमें अपना ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। उसके बाद अपने पास आता है कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट कॉस्ट। इसका क्या मतलब होता है, कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट कॉस्ट, इसमें आपको दे रखा है जैसे कि आप एनवायरनमेंट कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है वेस्ट,
सबसे पहले आप क्या करो, आइडेंटिफाई कर लो आपका टोटल वेस्ट कितना होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। उसके बाद आप क्या करो, कुछ एक्शंस लो ताकि वो अगली बार नेक्स्ट प्रोडक्शन साइकिल में वो कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है वाटर। वाटर का क्या मतलब होता है, आप लिमिट करो यूसेज को, फालतू या अननेसेसरी वाटर को वेस्ट नहीं करो। एनर्जी का क्या मतलब है, वही अगर आपके बिजनेस में यूँ इलेक्ट्रिसिटी चालू ही रह जाती है कई बार, तो उसको फालतू ही ज़्यादा यूज़ मत करो। जब आप यूज़ कर रहे हो अप्लायंसेस तभी जब आप यूज़ में ले रहे हो अप्लायंसेस तभी, ऐसा नहीं होना चाहिए ऑफिस का ऐसे ही चालू रह गया रात भर, कोई था ही नहीं। उसके बाद दे रखा है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल में क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे रखे हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दे रखा है कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल। कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल में क्या दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो टोनर कार्ट्रिजेस फॉर प्रिंटर्स कुड बी रिफिल्ड रेदर देन रिप्लेस्ड। यानी कि अगर आपके पास रिप्लेस करने का ऑप्शन है, आपको क्या करना है, यानी कि अगर आपके पास रिफ़िल करने का ऑप्शन है तो आप उसको फालतू ही रिप्लेस मत करो, जैसे कि प्रिंटर के कार्ट्रिज में होता है, ठीक है। आप उसको वापस से रिफ़िल करा सकते हो, ठीक है, ताकि उससे क्या होगा, आपको बार बार एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहोगे, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस दे रखे, जैसे कि आपका इम्प्रूव हो सकता है रेवेन्यू, जैसे कि द अवेयरनेस अमंग द कस्टमर्स इज़ अ सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट इंड्यूसेस देम टू बाय प्रोडक्ट। अगर लोगों को ज़्यादा पता होगा तो लोग ज़्यादा आपका लॉन्ग टर्म में आपका ब्रांड बन सकता है, अगर आप सारे प्रोडक्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली यूज़ करोगे तो। उसके बाद दे रखा है कॉस्ट रिडक्शन। आप कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो जहाँ आपको लग रहा है फालतू, जहाँ पेइंग क्लोज अटेंशन, इससे आप जितने भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी फालतू, अगर आप रात भर ऐसे ही चालू छोड़ देते हो, मतलब ऑफिस का एसी, तो फालतू उससे आपका बिल भी कम आएगा, एनवायरनमेंट को भी सेव होगा। इम्प्रूव द इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ कॉर्पोरेट सिटीजन अमंग द स्टेक होल्डर्स। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल एप्पल कंपनी क्या करती है, हर साल एनुअल रिपोर्ट में देती है कि हमने इस साल ये स्टेप्स लिए, मतलब हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ है। इवन आप मान सकते हो एप्पल का जो गत्ता आता है आईफोन का, वो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, वो लिखा होता है सब एनुअल रिपोर्ट में एप्पल कंपनी की, आप रीड करना। उसके बाद कॉस्ट डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताई थी, इंक्रीज इन कॉस्ट, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा बिजनेस का। जहाँ प्लास्टिक बैग 1 रुपये का यूज़ कर सकते थे, वहाँ आपको 5 रुपये का यूज़ करना पड़ेगा। एडिशनल बर्डन और टॉप मैनेजमेंट, और जब भी टॉप मैनेजमेंट पे बर्डन आता है, यानी कि अगर वो डाइवर्स हो सकते हैं कोर एक्टिविटीज़, वो इतना सारी फॉर्मेलिटीज़ तो ही ना अप्लाई करने बैठेंगे। फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, ये टैक्स दो, ये सेस दो, बहुत पेनल्टीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा है। अब जितना ज़्यादा वो बर्डन रहेंगे उतना ज़्यादा कस्टमर उसकी कॉस्ट को बर्डन करेगा, क्योंकि कंपनीज़ क्या करती है, कंपनी सारे एक्सपेंस कस्टमर से चार्ज करती है। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ फेलियर। कॉस्ट ऑफ फेलियर क्या होता है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ क्लीन अप एंड फ्लाइंस एनवायरनमेंट पॉलिसी में भी ह्यूज। यानी कि कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको डीकमिशनिंग का एग्जांपल दिया था, आपने पेट्रोल डीजल के लिए हैवी मशीन सप्लाई कर दी, अब उनको निकालने के लिए आपको करोड़ों रुपए तो आपको उसको निकालने के लिए लग जाते, इतनी तो बाद में मशीन की वैल्यू ही नहीं बचती। अब अपन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एमसीक्यू पर, आपको खुद सॉल्व करना, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा एकदम चैप्टर से जो अपन ने पढ़ा उससे रिलेटेड ही। विच ऑफ अ फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट रिलेवेंट टू टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग से कौन सा टेक्निक रिलेटेड नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वेरिएंस एनालिसिस। क्यों, वेरिएंस एनालिसिस में अपन क्या करते हैं, अपन एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड। यहाँ तो ऑलरेडी अपन सबसे पहले स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस लेते हैं। उसके बाद एक केस स्टडी अपन पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत आसान है। इसको आपको यहाँ से रीड करनी है। कॉस्टिंग बता रखी है, 200 स्टैचूज़ की बता रखी है, डिज़ाइन कॉस्ट दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, मार्केटिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको दे रखा है टारगेट। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। पूरी केस स्टडी टारगेट कॉस्टिंग से रिलेटेड है। इसमें आपको दे रखा है टारगेट प्रॉफिट बता रखा है 25% ऑफ रेवेन्यू, और सेल प्राइस आपको बता रखी है 45,000। आपका टारगेट कॉस्ट कितना आएगा ये आपको बताना है। सेलिंग प्राइस है 45,000, इसमें से माइनस कर दो प्रॉफिट 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, ये आपके पास आ गया टारगेट कॉस्ट।
33,750 इतना आसान है, तो आई थिंक मेरे को नहीं लगता इसको मेरे को बार बार सॉल्व करके आपको बताना पड़ेगा. व्हाट इज़ द कॉस्ट एस्टिमेट पर यूनिट एज पर द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउ. कैसे निकालोगे कॉस्ट कैसे निकालते हैं. इन सबको ऐड कर दो 5 लाख से, ये सबको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 200 स्टैचूज़, तो अपने पास पर स्टैचूज़ का कॉस्ट आ जाएगा. तो ये अपने पास आ जाएगा. ये रीज़न भी दे रखा है, समझ नहीं आया तो ये आप देख सकते हो. उसके बाद दे रखा है हियर द थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि आपका टारगेट कॉस्ट मीट हुआ है या नहीं हुआ. तो अपना टारगेट कॉस्ट था 33,750 रहना चाहिए. अपना कितना हुआ 42,500. नो. MCQ 4 में दे रखा है अगर अपन रिड्यूस कर दें मटेरियल कॉस्ट को 60% से और लेबर आवर्स को टू रिड्यूस बाय 50% बाय 60% और 260% का मतलब अलग होता है. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 260% का ये मतलब होता है अपन 60% पे आ गए. ठीक है, जैसे कि 1 लाख था, अपन 260% आ गए यानी कि 60,000 पे आ गए. और बाय 60% का अलग मतलब है. 1 लाख था तो 1 लाख का अपना 60% अपन ने रिड्यूस कर दिया यानी कि अब अपने पास 40,000 बचा. ठीक है, तो ये आप मटेरियल कॉस्ट अपने पास कितना था और इसको आप कर सकते हो 20 लाख का आप 60% रिड्यूस कर दो तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 8 लाख आ जाएगा. और अपने पास लेबर आवर्स को 50% से 25 लाख का आधा कर दो 12,50,000. बाकी सारी कॉस्ट सेम है, उसको डिवाइड कर दो 200 से 30,250 आ जाएगा. कोई डाउट नहीं होना चाहिए. उसके बाद है अब अपन ने टारगेट कॉस्ट को मैट कर लिया. क्या टारगेट कॉस्ट कितना था 33,750, अब कितना हो गया 30,250. यस. उसके बाद नेक्स्ट MCQ पर आ जाते हैं. MCQ नंबर 6 पर. इसमें क्या हो रहा है 10% अपन ने इंक्रीज़ कर दिया मार्केटिंग पे. अभी 10 लाख था तो अपन ने 10% बढ़ा दिया और अपन ने सेलिंग प्राइस को कर दिया 50,000. अब अपना टारगेट प्रॉफिट है 25% ऑफ रेवेन्यू. सेम MCQ 1 जैसा है, ये अपने पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्राइस, टारगेट प्रॉफिट. तो अपने पास आ गया टारगेट कॉस्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है व्हाट विल बी रिवाइज्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट पर स्टैचू. अब अपने पास कितना होगा. एक तो अपन ने क्या करा सिचुएशन 6 के अकॉर्डिंग लेना है यानी कि मार्केटिंग अब अपन लेंगे 11 लाख और बाकी के खर्चे मार्केटिंग के अलावा ऐड कर दो. ये जो आपको दे रखे ना, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा आप कर सकते हो. आपका आंसर आ जाएगा इतना. इन सबको ऐड कर दो मार्केटिंग के अलावा. ठीक है, इसको नहीं देखना, 10 लाख को नहीं करना, बाकी सबको ऐड कर दो. और मार्केटिंग में आपको कितना लेना है 11 लाख. क्यों इधर बोला था 10% बढ़ गया, 10 लाख का 10% 11 लाख हो जाएगा. और ये 75 लाख उसका आया होगा, डिवाइड कर दो 200 से 43,000. अब आपका टारगेट कॉस्ट मैट हुआ क्या. पहले अब आपका था टारगेट कॉस्ट 37,500, नहीं हुआ 43,000 अपना आया. उसके बाद नेक्स्ट MCQ में दे रखा है अपना एस्टिमेट प्रॉफिट कितना अर्न हुआ एज पर 4. MCQ 4 में क्या था MCQ 4 में अपन ने रिड्यूस करा था ये मटेरियल कॉस्ट को और ये अपना सेलिंग प्राइस था 45,000. इसमें से अपन माइनस कर देते हैं ये सब 30,250 अपने पास आई थी टारगेट कॉस्ट MCQ 4 में. ये अपने पास आ गया प्रॉफिट आ गया 14,750. सेकंड में बता रखा है एज पर 6 की जगह मैं बोलूँगा 7 लेना है. क्यों MCQ 6 में आपको दे रखा था 10% बढ़ा, अपन ने MCQ 7 में निकाला था. फिर कॉस्ट कितना आएगा 43,000. तो सेलिंग प्राइस यहाँ अपन ने चेंज हो गई थी MCQ 6 में. और 6 + 7 करोगे तो आपको ज़्यादा रिलेटेबल रहेगा क्योंकि 7 में अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया था टारगेट कॉस्ट. ये अपने पास आ गया टारगेट प्रॉफिट. ऑप्शन ए हो जाएगा. कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज़ अपन आगे बढ़ते हैं. अब अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट है. तो अपन आ जाते हैं क्वेश्चन पे. यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन पर. क्वेश्चन अपन सॉल्व करने लग जाते हैं. सबसे पहले अपन आएंगे MCQ नंबर वो प्रैक्टिस योर नॉलेज का क्वेश्चन 1 पेज नंबर 4.58 को आप ओपन कर सकते हैं. बहुत आसान क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए. क्या निकालना है करंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट निकालना है पर यूनिट. करंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट ये आपको दे रखे हैं. ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लोगे. सेल करते हैं 750 में, यूनिट्स है 10,000, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर मशीन सेटअप मशीन मैकेनिकल असेंबली
इसमें आपको बता रखा है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी कौन सी है। ये तो हो नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती। मैकेनिकल असेंबली जमाते हैं, ये भी नहीं हो सकती। एक आपका सेटअप हो सकता है। सेटअप क्या होता है, जैसे कि अपन ये रॉ मटेरियल को डाल रहे हैं, फिनिश मशीन में डाल रहे हैं, फिर जाके फिनिश गुड्स आता है। तो अगर आप मशीन को बार बार सेटअप आपको जमाना पड़ता है, जैसे कि गेहूँ के चक्की में नहीं होता, आपको बार बार वो मशीन की कैपेसिटी होती है कि एक बार में आप इतने किलो ही गेहूँ डालते हो, फिर आप उसको साफ़ करते हो, फिर आप वापस डालते हो। तो ये अपने लिए नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे एक बार में अपन खूब सारा गेहूँ डाल सके मशीन में, तो अपना ये टाइम सेव होगा उससे। तो कुछ ही नहीं, ऐसे ही आपको दे रखा है, इसमें आप मशीन सेटअप बोल सकते हैं। इन चारों में से आपको एक बताना था। उसके बाद अपन को निकालना है कॉस्ट एंड प्रॉफिट, अपन को निकालना है पर यूनिट। कॉस्ट एंड प्रॉफिट अपन निकालते हैं पर यूनिट। सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है ₹750, माइनस कर देते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना है, एक्चुअल कॉस्ट अपना पर एनम के हिसाब से देखो 20 लेके डिवाइड कर दो 10,000 यूनिट से। यहाँ आपके पास आ जाएगा ₹200। उसके बाद आ जाइए डायरेक्ट लेबर पे, आ जाइए 10 लाख डिवाइडेड बाय रुपीज़ में, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स। तो ये अपने पास आ जाएगा ₹100। उसके बाद है सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट कितना अपने पास है, एक्चुअल कॉस्ट ये वाले ले रहे हैं अपन डेटा, ठीक है, ₹1,50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स। ये अपने पास आ गया ₹15 आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है मशीन असेंबली। मशीन असेंबली क्या होता है, ₹30 लाख डिवाइडेड बाय 10,000। तो ये अपने पास आ गया ₹300, ठीक है। इन सबको आप सॉल्व कर लो, सेलिंग प्राइस में से इन सबको माइनस कर दो, बस ये आपके पास क्या बचा, सेल्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट, सेल्स माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट आ गया ₹135। अपन ने प्रॉफिट निकाल लिया। कॉस्ट के लिए आप इन चारों को ऐड कर दो, ये तो अपना कॉस्ट है। सेकेंड MCQ पर आ जाओ, न्यू टारगेट कॉस्ट कितना होगा अगर अपना सेल्स प्राइस हो जाए 675। सेल्स प्राइस हो गया ₹675। आपको बोला है प्रॉफिट सेम रखना है, प्रॉफिट मेंटेन करना है। प्रॉफिट अपने पास आया था 135, बस माइनस क्या हुआ टारगेट कॉस्ट, जो रिमेनिंग 675 माइनस 135, जल्दी बताओ ये क्या आएगा, ₹540। एक ये MCQ आ सकता है, ये MCQ आ सकता है, दो नंबर के आ सकते हैं, 4 नंबर ऐसे ही आ गए। व्हाट स्ट्रेटेजी शुड कंपनी अडॉप्ट टू अटेन टारगेट कॉस्ट, क्या क्या आप स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बजट आपका इतना था, आपने ज़्यादा यूज़ करा, तो आप क्या कर सकते हो, इसको रिड्यूस कर सकते हो। कैसे रिड्यूस करोगे, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल में अपन देख सकते हैं 20 लाख अपनी एक्चुअल कॉस्ट थी, फॉर ₹5,20,000 स्क्वायर फीट। तो अपने पास कितना आया, ₹3.85 पर स्क्वायर फीट। अपन ने कितना एक्सेस यूज़ करा, 5 लाख से अपना इतना ज़्यादा अपन ने बजट से, जितना बजट से ज़्यादा किया 20,000, 520 माइनस 500, इतना आप सेव कर सकते थे ₹77,000। टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो 10,000, इसको आप ₹7.7 बोल सकते हो, यानी कि इतना आप सेव कर सकते थे पर यूनिट में डायरेक्ट मटेरियल में। तो जाके आप इसको अचीव कर लोगे, ठीक है। और क्या अपन कर सकते हैं, कब आप थर्ड पॉइंट में ये बोला आप अपनी कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हो। तो एक तो ये बता दिया अपन ने बजट से ज़्यादा करा एक्चुअल में। ऐसे लेबर में भी अपन ने सेम करा। डायरेक्ट लेबर में अपन ने क्या करा, ₹10 लाख पे करे फॉर 1 लाख आवर्स। तो ये अपने पास हो गया ₹10 इंटू ज़्यादा कितने थे 10,000 आवर्स, डिवाइड कर दो इसको 10,000 से, तो ये अपने पास आ गया ₹10 पर यूनिट। मशीन सेटअप को आप कम कर ही नहीं सकते, जितना बजट था मशीन असेंबली जितना बजट था उतना ही एक्चुअल हुआ है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ये अपना MCQ 1 कंप्लीट होता है, कोई डाउट है बता सकते हो। नोट डाउन करना है तो मैं आपको बता सकता हूँ, इसको मैंने आपके नोट्स में दे रखे हैं, ये लो सॉल्यूशन नोट कर लो वीडियो में से, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप 2 क्वेश्चन और कर सकते हो, पेज नंबर 4.58 पर क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 8। वैसे एग्ज़ाम में आएंगे नहीं, अगर आपका ज़्यादा मन करे कि एकदम मेरे को बहुत ज़्यादा मास्टर बनना है इस चैप्टर में, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अदरवाइज़ एग्ज़ाम में जो मैं करा रहा हूँ वीडियो में सिर्फ आपको वही करना है। उसके बाद आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पर, आज का लास्ट क्वेश्चन, और जो कि मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इसमें आपको निकालना है एनवायरमेंटल कॉस्ट पर केजी निकालना है। ये आपको 2 केमिकल दे रखे हैं, S और Z। कुछ ही नहीं, इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ये आपको आसान लगेगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ,
जैसे कि अपने कौन कौन सी दे रखी है, ये कॉस्ट ड्राइवर्स अपन नहीं देखते थे, सेम वही क्वेश्चन है। पैकिंग मटेरियल कॉस्ट आप खुद भी कर सकते हो, एनर्जी कॉस्ट, एक है फाइन्स और एक है ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। इन चारों में आपको क्या दे रखा है, आपको एक्चुअल दे रखी है 3,60,000 को, इसको डिवाइड करना है 96,000 सेकेंड, बहुत आसान है। 48,000, 1,12,000। अब इसको आपको क्लासीफाई करना है दोनों प्रोडक्ट के बीच में। पैकिंग मटेरियल को पैकिंग मटेरियल के रेशो में 80,000:40,000 के रेशो में इसको डिवाइड कर दो। 80,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 3,60,000, ये अपने पास आ जाएगा 2,40,000। 360 माइनस 240, ये अपने पास आ गया 1,20,000। सेकेंड है अपने पास की एनर्जी कॉस्ट, इसको किस रेशो में करोगे, 60,000:30,000। 60,000 डिवाइडेड बाय 90,000 इंटू 96,000, ये अपने पास आ गया 64,000। 96 में से 64 माइनस कर दो, 32,000। उसके बाद है फाइन्स। फाइन्स ये कहाँ से आएगा, टॉक्सिन रिलीसेस फॉर टॉक्सिन के लिए 2,40,000, ठीक है। 2,40,000 के रेशो में डिवाइड कर दो, ये अपने पास आएगा 40,000 और 8,000। उसके बाद है ऑपरेटिंग कॉस्ट, किस रेशो में करोगे, फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, तो पॉल्यूशन कंट्रोल जितना मशीन्स का है 32,000:8,000 के रेशो में डिवाइड कर दो इस 1,12,000 को, ये अपने पास आ जाएगा 89,600। और यहाँ अपने पास आएगा 22,400। टोटल इन सबको ऐड कर दो, इन सारी कॉस्ट को ऐड कर दो, ये आपके पास आएगा 4,33,600, 1,82,400 और ये अपने पास आ गया 6,16,000। डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस कर दो, तो अपने पास आ जाएगा कितना अपन को चार्ज करना है एक यूनिट पे, 15 लाख। एवरेज अगर आप देखना चाहो तो 21 लाख इन दोनों का सम होता है, ठीक है। ये अपने पास आ गया 0.72, 0.12, 0.23 आप डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपको एक यूनिट पर आपको इतना ऐड करना है एनवायरमेंटल कॉस्ट के लिए। आप बोलते हो ना कैसे अपन ऐड करेंगे अपने प्रोडक्ट में, तो एक प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसमें आपको इतना रुपीस ऐड करना है, तब जाके आपकी एनवायरमेंटल कॉस्ट निकलेगी। तब आपको समझ में आएगा कि आप कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें आपको एनवायरमेंटल कॉस्ट आप पे करते हो। अल्टीमेटली कंपनी कुछ पे नहीं करती, सारा कंपनी वाले क्या करते हैं, कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं, वो अपने प्रोडक्ट के अंदर ये प्राइस को इंक्लूड कर देते हैं, ये जो उन्होंने बियर करी रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो अल्टीमेटली सारा बर्डन कस्टमर को ही पे करना है। तो ये इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने आपको एमसीक्यू भी करा दिया, जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना पढ़ोगे इनफ है। और अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताई दिए, वो 2 क्वेश्चन आपका मन करे तो सॉल्व कर लेना। बहुत ही ज़्यादा आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो वो 2 क्वेश्चन करना। अदरवाइज़ जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने आपको क्लास में पढ़ाया वो सब पढ़ के जाना, एग्ज़ाम के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जितने इलस्ट्रेशन मैंने सॉल्व करे उतने ही आपको करने हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड करा है, ठीक है। तो अगर कोई छोड़ भी दिया तो वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, वो टू मच डिटेल है। और ये 2 क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए थे नोट्स में से, पेज नंबर ये 4.58 के करीब ये आएंगे क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 8। ये भी डिटेल में क्वेश्चन है, अगर आपका मन करे तो करना, अदरवाइज एग्ज़ाम में जितना मैंने आपको पढ़ाया सिर्फ उतना पढ़ लेना, काम हो जाएगा। तो इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे एक और नया चैप्टर। यहाँ तक कोई डाउट है बता सकते हो अपने दोस्तों के साथ, वीडियो ज़रूर शेयर करना। ओके।